हम लोग अभी उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों में होने वाले पारस्परिक संबंधों के सुधार और विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरे दो पिछले वीडियोस में मैंने यही उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस क्षेत्र में बेसिकली एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में ऐसी क्या स्थितियां थी जिनके कारण दक्षिण दक्षिण सहयोग के तहत कुछ ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिसने यहाँ के व्यापारिक, आर्थिक, सैनिक, सुरक्षा, भौगोलिक सभी प्रकार के आर्थिक तकनीकी सहयोग के लिए आधारशिला रखी ताकि वो क्षेत्रीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर सके। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि आसियान एक ऐसा संगठन है जिसे दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संगठन के रूप में जाना जाता है। एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन आसियान। वस्तुतः ये उस प्रकार का संगठन नहीं है जिस प्रकार का हम नाटो और वार्सा के पैक्ट के तहत देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर और वॉर के दौरान बना। अभी तो ये क्षेत्रीय सहयोग का ऐसा संगठन है जो अपनी कुछ समान विशेषताओं के कारण, समान समस्याओं के कारण, समान चुनौतियों के कारण इस संगठन की उपादेयता को प्रमाणित करता है। वस्तुतः इसमें साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस आते हैं उनमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब इस क्षेत्र में ऐसे राष्ट्र हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व है। वस्तुतः चावल, पेट्रोल, टिन, रबड़ आदि उत्पादक देशों के रूप में जाने जाने वाले ये जो राष्ट्र थे, इनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती या समस्या आई वो आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब लगभग यूरोप का अवसान हो चुका था। यूरोपीय देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के पश्चात भी एक आप मान सकते हैं कि एशिया के कंट्री से उनको अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करके पीछे हटना पड़ रहा था। तो यूरोपीय प्रभुत्व का जो अवसान हो रहा था उस समय एशिया के इन देशों में, चाइना के चूँकि आसपास के क्षेत्र वाले देश हैं, ये सभी ऐसे देशों में चाइना के बढ़ने या उसके प्रभुत्व और प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए एक ऐसा संगठन, सहयोग या क्षेत्रीय जो एक अस्मिता थी, स्वतंत्रता थी, स्वाधीनता थी, उसकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, अनुभव की गई। तो ये नवस्वतंत्र राष्ट्र थे एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के, इनकी एक आवश्यकता थी कि इस प्रकार का संगठन हो जो इनके साथ इस प्रकार की संधि या सहयोग के साथ आगे बढ़ सके। वस्तुतः साउथ ईस्ट एशिया ऐसा कोई संगठन या कोई एक फ्रेज के रूप में यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन 1953 में क्यूबेक कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया और इस शब्द के प्रयोग के पश्चात ही ये स्पष्ट हुआ कि आसियान के रूप में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय सहयोग का संगठन हो, असैनिक संगठन हो, सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबद्ध हो और आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। तो आसियान इन चारों ही विशेषताओं को पूरी करता है। वो किसी भी प्रकार से सैनिक संगठन नहीं है, असैनिक संगठन है जो सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साथ में आने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। साथ आने में ऐसे क्या चरण थे, ऐसी क्या विशेषताएं हैं? मूलतः इन सभी क्षेत्रों के, इन सभी देशों की जो अपनी वार्षिक विरासत है, एक साथ ही उपनिवेश रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया हुई, जो कल्चर डेवलप हुआ, जो राजनीतिक विकास की जो एक जिसको कहते हैं गति पकड़ी, एक दिशा मिली, वो चूँकि समानता पर आधारित है, तो उस औपनिवेशिक समानता के साथ में इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन देशों की लगभग एक जैसी थी। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर एक तरह की ही चुनौतियाँ हैं। जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो आप ये देख सकते हैं विस्फोट है, वो बेसिकली इन्हीं क्षेत्रों में है। निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। आर्थिक शोषण, विषमता और जो क्षेत्रीय या जो सीमाओं की सुरक्षा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये कॉमन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण आसियान के महत्व को अनुभव किया गया। आसियान का मुख्य जो कार्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों में
पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से एक साझा बाजार निर्माण की परिकल्पना विकसित की गई आसियान के मंच पे, जिसे में आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामरिक सहयोग की अपेक्षा की गई परस्पर सदस्यों के द्वारा। दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक तो 15-16 दिसंबर 1998 को आप्टा के रूप में इन्होंने एशियन फ्री ट्रेड एरिया को घोषित किया गया, जिसमें परस्पर सहमति से इन क्षेत्रों का प्रयोग आपसी व्यापार के लिए किया जाएगा। और कॉनकॉर्ड सेकेंड 2020 तक मुक्त जो व्यापार क्षेत्र बाजार बनाने की जो निर्णय था वो कॉनकॉर्ड सेकेंड में लिया गया। और मूलतः इसी में पहली बार आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की परिकल्पना भी परिलक्षित होती है। लेकिन आसियान के समस्त सम्मेलनों में तीन चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट थी कि प्रत्येक जो राष्ट्र है, सदस्य राष्ट्र है, वो अपनी निजी विदेश नीति का अवलंबन करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, अपने रक्षा प्रबंधों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। 1971 के भी समझौते को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी में पहली बार हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई। इसी में पहली बार आपस में फंसे हुए जहाज़ों के जो भी सदस्य राष्ट्र थे, उनके फंसे हुए जहाज़ों को किस प्रकार सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में चर्चा की गई, निर्णय लिए गए। वस्तुतः वो भी आसियान के विभिन्न सम्मेलनों का ही योगदान माना जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो आसियान का एक योगदान माना जाता है कि आसियान संगठन ने अपने सदस्य राष्ट्रों के 15 उत्पादों की भी सूची तैयार कर ली, जिसमें मुक्त व्यापार के अंतर्गत समान तटकर योजना के तहत लाए जाने की निर्धारण हुआ बाली शिखर सम्मेलन में, जिसमें तेल, सीमेंट, रसायन उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी और रबड़ का सामान शामिल था। बेसिकली जो यहाँ का मूल उत्पाद है उसका प्रयोग आपस में किस प्रकार से तटकर की कमी लाकर उसका प्रयोग किया जाए और निर्यात बढ़ाया जाए, वो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से माना जाता है। इसके और भी बहुत से सम्मेलन हैं और प्रत्येक सम्मेलन में ही इस प्रकार का निर्णय लिया गया। जो आप्टा का निर्णय था वो 15-16 दिसंबर को 1998 में हनोई में वियतनाम में लिया गया और इसी में विज़न 2020 किया गया कि जो व्यापार की जो व्यापारिक नीति है या आर्थिक एकीकरण और व्यापार के प्रति उदारीकरण और वित्तीय सहयोग की जो नीति है, उसको विज़न 2020 के नाम से आसियान के मंच पर जाना गया। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि आसियान क्षेत्रीय सहयोग के लिए साझा घोषणा पत्र लाने में सफल रहा, जिसमें पहली बार कॉनकॉर्ड समझौते के पश्चात में आतंकवाद को या आतंकवाद को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय जो क्षेत्र था उसको इससे मुक्त रखने की पहल करने को महत्वपूर्ण माना गया। दो और महत्वपूर्ण जो हम उपलब्धियां मान सकते हैं आसियान सम्मेलन की, वो ये कि आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार यद्यपि ये प्रयास किया कि लगभग वो उस तरीके का कोई एक मॉडल प्रिपेयर कर पाए जैसे ईईसी का है, यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट का था, लेकिन चुनौतियों की भिन्नता के कारण वो उस प्रकार का एक जिसको कहते हैं आप स्वरूप या ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि सदस्य राष्ट्रों में जैसे ही अपने हितों को लेकर टकराव होता था तो उससे विवाद बढ़ने की संभावना होती थी। तो फलतः ये जो एशियन कंट्रीज़ थे, मतलब आसियान वाले जो कंट्रीज़ थे, उनका जो हल्का सा झुकाव था वो पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा। तो वहाँ पर जो एक वेस्टर्न कल्चर का जो डेवलपमेंट है उसने भी यहाँ पर जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं उनके प्रभाव को बनाए रखा। यद्यपि आसियान के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अड्डे भी हैं, लेकिन उससे आसियान के आपस की व्यापारिक गतिविधियों में और उसके सहयोग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ पा रहा है। आसियान ने इस क्षेत्र को आपस में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में क्षेत्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण माना है और उस दिशा में आगे प्रयास भी जारी रखे हैं। 20 में हुआ सम्मेलन इसी बात को स्पष्ट करता है।